हेलो स्टूडेंट, मेरे इस चैनल लखेड़ा सर स्टडीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज फिजिक्स का हम एक टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एग्ज़ाम की दृष्टि से अगर जब मैं उत्तराखंड बोर्ड के बारे में बात करूं तो उत्तराखंड बोर्ड में बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इसमें से क्वेश्चन निकल करके आते हैं। कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वैसे तो ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक है नहीं, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट हैं समझने वाले, तो उन पॉइंट को समझेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, जिनको समझने में हमेशा ही पढ़ करके प्रॉब्लम आती है। समझ करके अगर जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो इसको जरा आप समझेंगे तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है हमारे पास कि मान लिया यहाँ पर कोई एक ओपेक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये पर्दा रखा हुआ हमारे पास, ये कोई स्क्रीन है। तो यहाँ से अगर जो मैं लाइट डालूंगा इस पर, इस प्रकार से मैंने इस पर लाइट डाली, ये लाइट डाली हमने इसमें इस प्रकार से, तो रे ऑप्टिक्स क्या कहती है कि लाइट यहाँ से सीधे जाएगी। इसका मतलब क्या है, हमें इसके ऊपर लाइट मिलेगी, इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ तो नहीं मिलेगी ना लाइट। क्यों नहीं लाइट मिलेगी? क्योंकि यहाँ पर इसकी क्या बन जाएगी, शैडो बन जाएगी। तो ये इसकी शैडो बन जाएगी यहाँ पर हमारे पास, इसके ऊपर ऊपर लाइट मिलेगी। ये हमारे पास रे ऑप्टिक्स कहती है, रे ऑप्टिक्स, रे के अनुसार कि जब लाइट रे के रूप में चलती है तो इस ऐसे। लेकिन एक्चुअल में यहाँ ऐसा नहीं होता। जब हम लाइट को वेव के रूप में पढ़ते हैं तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं कि लाइट जब यहाँ से आएगी, इधर से ऐसे लाइट पड़ेगी इस पर, तो लाइट थोड़ा सा नीचे को जाएगी, लाइट थोड़ा सा नीचे को बैंड हो जाएगी। मतलब लाइट ऐसे सीधे उस पर नहीं चलेगी, ऐसे स्ट्रेट, मतलब लाइट ऐसे इसके कॉर्नर की तरफ को बैंड हो जाएगी और इसके शैडो रीजन जो यहाँ से यहाँ तक का था उसके अंदर लाइट एंटर कर जाएगी। तो लाइट का ऐसे कॉर्नर की तरफ को बैंड होना और बैंड होकर के शैडो रीजन में एंटर करना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन ओपेक ऑब्जेक्ट इट बेंड्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एंटर इनटू द शैडो रीजन। शैडो रीजन में दिस फिनोमिना इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। डेफिनेशन को आप समझ गए, याद कर लिया आपने कि लाइट का इसके ओपेक ऑब्जेक्ट के कॉर्नर की तरफ को बैंड होकर के शैडो रीजन में एंटर कर जाना डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। शैडो रीजन में एंटर कर जाना, कॉर्नर की तरफ को बैंड होना, इसे कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये डेफिनेशन तो क्लियर हो गई हमारे पास। इसकी जो है कंडीशंस बनानी है हमको। तो कंडीशन बनाने के लिए इसके लिए एक हमारे पास सेटअप इसका लगाना पड़ेगा, जिसे सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट या फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन के नाम से इस एक्सपेरिमेंट को जाना जाता है। तो फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन या सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें एक्सपेरिमेंट बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि हम इंटरफेरेंस में पढ़ते थे। इंटरफेरेंस के अंदर भी ऐसे ही सेटअप बनता था, वहाँ पर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लगता था। इस टाइप से डबल स्लिटें लगाते थे हम इंटरफेरेंस के अंदर। इसको हम कैपिटल डी दूरी पर ये दिखाते थे, ये स्मॉल डी दूरी पर ये होता था, ये S1 होता था, ये S2 होता था, यहाँ से लाइट निकलती थी और इनके बीच इंटरफेरेंस होता था और इंटरफेरेंस फ्रिंजेस बनती थी जिसको हम पढ़ते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये हमारे पास ये एक सिंगल स्लिट हो गई। इस सिंगल स्लिट को यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको A से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको एपर्चर भी कहते हैं। वैसे D से वहाँ दिखाते हैं, तो यहाँ भी आप चाहें तो D से दिखा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि A से दिखाएं। एपर्चर कहते हैं उसको। ये D डिस्टेंस हो गई हमारे पास। ये स्क्रीन रखी, पर्दा रखा हुआ, यहाँ से इस पर लाइट आई, लाइट आई, लाइट आई। तो लाइट का क्या होगा? अगर रे ऑप्टिक्स कहेंगे तो रे ऑप्टिक्स तो कहती है कि लाइट ने ऐसे सीधे जाना है और यहाँ पर हमारे पास इस रीजन में लाइट मिलेगी और बाकी नीचे और ऊपर का ये रीजन होगा, इसे शैडो रीजन कहेंगे। यहाँ पर ब्राइटनेस बनेगी, तो यहाँ पर ब्राइटनेस बनेगी और बाकी ऊपर ये शैडो रीजन है इसका और ये शैडो रीजन है इसका, ऊपर और नीचे। लेकिन वेव ऑप्टिक्स कहती है कि नहीं, लाइट ने ऐसे नहीं जाना है, थोड़ा सा ये कॉर्नर की तरफ को बैंड हो जाना है, थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ को लाइट ने बैंड हो जाना है और ये जो शैडो रीजन था यहाँ एंटर कर जाना है। अब जो ब्राइटनेस बनेगी वो यहाँ से यहाँ तक बनेगी, इतनी रीजन में नहीं है ब्राइटनेस, अब यहाँ से यहाँ तक। तो लाइट का ऐसे कॉर्नर की तरफ को बैंड होना और शैडो रीजन में एंटर कर जाना, इसे कहते हैं हम डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये D दूरी दिखाते हैं, इसे A दिखाते हैं।
इसको बोलते हैं एपर्चर। अब होता क्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये ब्राइटनेस होगा इसकी, इसको सेंट्रल ब्राइट कहते हैं, इसे कहते हैं हम सेंट्रल ब्राइट। पूरा सेंट्रल ब्राइट के बाद क्या होता है, इसमें हमारे पास यहाँ पर डार्क फ्रिंजेस बनेंगी। सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क, तो ये फ्रिंजेस बनेगी यहाँ पर हमारे पास, ऐसी फ्रिंज बनेगी यहाँ पर मान लिया, और ये डार्क फ्रिंज बनेगी। डार्क फ्रिंज के बाद यहाँ पर बनेगी हमारे पास ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे करके फ्रिंजेस बनते जाएंगी। सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क के बाद फर्स्ट ब्राइट के बाद सेकंड डार्क के बाद सेकंड ब्राइट, और ऐसे नीचे भी बनेगी, यहाँ पर भी नीचे भी बनेगी। ये पहली डार्क, फर्स्ट डार्क, फिर इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट ब्राइट, फिर सेकंड डार्क और फिर सेकंड ब्राइट, ऐसे करके यहाँ पर फ्रिंजेस बनती जाएंगी हमारे पास, ये फ्रिंजेस बनती जाएंगी। तो इन फ्रिंजेस के बारे में ही पढ़ना है कि इन फ्रिंजेस की जो, यहाँ पर हम फ्रिंज विड्थ नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ पढ़ते हैं। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या है, कितनी होती है, तो इन सब के बारे में कंडीशंस पढ़ना है। क्या इनकी सबकी इंटेंसिटी सेम होती है या नहीं होती है, या होती है तो क्यों होती है, तो उनकी कंडीशंस के बारे में हमने सब पढ़ना है। समझ में आ गई है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। तो चलिए इस एक्सपेरिमेंट को और इसकी कंडीशंस को हम समझने की कोशिश करते हैं, और वही हमारे पास कुल मिला के मेन पॉइंट है। तो इसके एक्सपेरिमेंट को हम कैसे समझेंगे, इसके लिए हमने क्या किया, ये एपर्चर ले लिया आराम से, ए एपर्चर ले लिया हमने, ये और ये, इस यहाँ पर डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों पॉइंट को हमने ए और बी से रिप्रेजेंट कर लिया। ये स्क्रीन हो गई। अब यहाँ पर क्या किया हमने, लाइट को पैरेलल डालना है, तो यहाँ पर हमने सोर्स ऑफ लाइट ले लिया, मोनोक्रोमेटिक सोर्स से बना हुआ सोर्स ऑफ लाइट ले लिया। इसके ऊपर हमने यहाँ पर हमने रख दिया एक कॉन्वेक्स मिरर इसलिए रखा क्योंकि हम चाहते हैं कि लाइट इस पर जो है ऐसी करके लाइट बीम इस पर पैरेलल आए, ये लाइट इस पर पैरेलल पड़े। तो पैरेलल कैसे पढ़नी चाहिए, इस पर पैरेलल पढ़ने के लिए क्या होगा कि ये हम इस सोर्स को इस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख देंगे, क्योंकि फोकस पर जब हम इसको रखेंगे तो फोकस पर जाने वाली ये जो रेज हो जाती है पैरेलल हो जाती है। इसके फोकस पर रखा हुआ हमने यहाँ पर इसको, ये तो फोकस पर जब हम इसको रखेंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। क्लियर है, तो ये पैरेलल हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पर बोल बात समझ रहे कि नहीं समझ रही है, फोकस पर है इसलिए इनफाइनाइट पर इमेज बनाएंगे तो पैरेलल हो जाएंगे। तो इसका वेव फ्रंट यहाँ पर ऐसा होगा, ये वेव फ्रंट होगा। यहाँ पर वेव फ्रंट हम ऐसे बनाते थे, इनका परपेंडिकुलर होता है वेव फ्रंट हमेशा रेज के। तो यहाँ पर ये वेव फ्रंट पहुँच जाएगा धीरे धीरे, तो यहाँ पर ये वेव फ्रंट पहुँच जाएगा, इस जगह पर आ गया वेव फ्रंट। तो हम जानते हैं वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट जो होता है ये नए सोर्स का काम करता है, तो इसलिए ये सब सोर्सेज हो गए। कितने सोर्सेज हो गए, तो इनफाइनाइट सोर्सेज हो गए, बहुत सारे अनगिनत सोर्सेज हो गए, हज़ार लाख जितने सोर्स हैं इसमें बहुत सारे सोर्स हैं। तो ये इनफाइनाइट सोर्सेज यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास। अब लाइट को ऐसे सीधा चलना चाहिए था, लेकिन सीधा नहीं जाएगी, लाइट ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। ऐसे यहाँ से देखूँ तो लाइट ऐसे थोड़ा सा बेंड हो जाएगी। यहाँ से चलने वाले रेज और यहाँ से चलने वाले रेज कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे कोई जाए, यहाँ से चलने वाली रेज यहाँ से भी आएगी और यहाँ मिलेंगी दोनों रेज, चारों तरफ फैलेगी ना। प्रत्येक सोर्स, हाइगेंस क्या कहता था, प्रत्येक पॉइंट, वेव फ्रंट का प्रत्येक पॉइंट एक नए सोर्स का काम करता है, जिससे हर दिशा में, हर डायरेक्शन में नई वेव्स चलती हैं, जिनको सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो ये सेकेंडरी वेवलेट्स इससे हर डायरेक्शन में चलेंगे। तो यहाँ से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स और यहाँ से चलने वाली सेकेंडरी वेवलेट्स यहाँ किसी पॉइंट पी पर मिल रही, ये पूरा का पूरा क्या है, यहाँ से और यहाँ तक, इसे कहेंगे सेंट्रल ब्राइट। ये पूरा का पूरा सेंट्रल ब्राइट है इसका। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंट्रल ब्राइट है, और सेंट्रल ब्राइट ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट हो गया हमारे पास, और ये सोर्स हो गया। तो यहाँ से ये दोनों रेज जा रही है। अब ये जो दोनों रेज यहाँ से और यहाँ से जा रही है वेव हमारे पास, ये जो दोनों वेव हमारे पास जा रही हैं, इन दोनों में कौन सी वेव बड़ी है, तो समझ रहे हम कि इसका जो पाथ है वो ज़्यादा बड़ा है। तो अगर जो मैं इस पर परपेंडिकुलर डाल दूँ, ये इसमें यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, तो इस पॉइंट को मैं बी लिख रखा था मैंने, और इसको मैं लिख देता हूँ के। तो ये जो बी के है इसका पाथ डिफरेंस आएगा दोनों का, आप समझ ही रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक का पाथ, यहाँ से यहाँ तक का पाथ इक्वल है, ये एक्स्ट्रा पाथ है। तो मैं यहाँ पर लिख दिया मैंने कि दोनों रेज का, दोनों वेव का पाथ डिफरेंस हमारे पास आया। दोनों वेव का पाथ डिफरेंस है हमारे पास बी के,
तो बी के इसका पार्ट डिफरेंस निकल गया। इतना पहले समझने की कोशिश करनी है, इसको सेटअप को ध्यान करके उसका बना देना है। तो ये सेंटर ब्राइट हो गया। ऐसा मत समझना कि सेंटर ब्राइट इतना ही चौड़ा होगा, इतना ही एपर्चर होगा, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एपर्चर भी इतना बड़ा नहीं होगा, एपर्चर इतना सा होगा तो सेंट्रल ब्राइट भी इतना सा होगा यहाँ पर नीचे। तो बीच में सेंट्रल ब्राइट छोटा सा हो गया हमारे पास। अब देखिए, ध्यान दीजिए इसमें, यहाँ से मैंने एक पॉइंट डाला इस पर बीच से, और यहाँ से इसको सीधा लिया है मैं सेंटर पर। ये एंगल आ गया थीटा। तो ये एंगल भी थीटा आता है। ऐसे मान के चलते हैं कि ये दोनों की दोनों लाइन पैरेलल है, तो दोनों एंगल बराबर है, तो दोनों एंगल थीटा हो गए। यहाँ पर हमारे पास के पॉइंट है, ये एंगल आ गया थीटा। ये 90 है, ये थीटा है अगर जो एंगल, ये 90 है, ये थीटा है अगर जो एंगल, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 माइनस थीटा एंगल होगा, 90 माइनस थीटा एंगल। और जब ये 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा होगा ना थीटा। 90 माइनस थीटा, 90 और थीटा जोड़ करके 180 हो जाएंगे। या यूँ समझ लो ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा हो जाएगा। अपने आप समझिए, तीनों को जोड़ो 180 आना चाहिए, 180 होना चाहिए, तो थीटा हो गया। अब मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, इनकी हमारे पास ज़रूरत है नहीं, इन सबको मिटा देता हूँ, बाद में जब ज़रूरत पड़ेगी तब देख लेंगे। ये यहाँ से जा रही है वेव्स इसमें, तो ये एंगल है इसमें, थीटा एंगल है यहाँ पर, ये मैंने दिखा दिया, के हो गया, थीटा हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं हम, इस वाले ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। आराम से समझेंगे, ये जो ये है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ये परपेंडिकुलर नहीं लेना, यहाँ थीटा है, थीटा एंगल पर, जहाँ पर एंगल थीटा होता है उसको हम क्या कहते हैं, जहाँ थीटा बनता है उसे बेस कहते हैं। तो ये बेस हो गया इसका, ये परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन थीटा के लिए हमारे पास फॉर्मूला आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना ले लिया मैंने, बी के, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो हो गया ए। तो बी के कितना बन गया, बी के इज इक्वल टू हो गया ए साइन थीटा। और बी के को क्या कहते हैं, पाथ डिफरेंस। तो इसका मतलब ये क्या भी, इसको और क्या बोल सकता हूँ मैं, तो इसको मैं बोल सकता हूँ पाथ डिफरेंस। तो ये हमारे पास पाथ डिफरेंस बी के इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इसका भी हम यूज़ करेंगे आगे की तरफ को। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये सेंट्रल ब्राइट बन गया, ये हमारे पास पाथ डिफरेंस हो गया, ए साइन थीटा, इसमें पाथ डिफरेंस बन गया हमारे पास। तो अब देखिए क्या होगा इसमें आगे। सेंट्रल ब्राइट के बाद की कंडीशन अब हमने पढ़नी है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, इस पॉइंट पर क्या बनेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कि मैंने बोला था ये सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट डार्क बनेगा, तो अब इसको समझाना है कि वाकई में बनेगा या नहीं बनेगा, या क्या कंडीशंस होंगी। इन कंडीशंस के बारे में हमने बात करनी है। तो इसको यदि समझ में आ जाएगा तो फिर डिफ्रैक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ्रैक्शन में हमारे पास पढ़ना ही क्या है, डिफ्रैक्शन में हमारे पास डेफिनेशन पढ़नी है, और बस यही तो कंडीशंस है। तो इन कंडीशंस को पढ़ने के लिए देखिए, ध्यान दीजिए। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट ए है, ये इनके बीच की, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और इनके बीच का जो एपर्चर, ये इसे एपर्चर कहते हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो ए है, स्मॉल है। यहाँ से रेज जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, ये, और यहाँ पर जा करके मिल रही है पी पॉइंट पर। मान लिया ये जो रेज जा रही है यहाँ पर, या ये जो वेव्स जा रही है यहाँ पर, ये वेव्स नहीं है तो सेंटर से जा रही है हमारे पास पॉइंट। ये वेव्स जो जा रही है यहाँ पर, ये जो वेव्स जा रही है यहाँ पर, इस पॉइंट पी पर मिलती है, और यहाँ पर इस पॉइंट पर पी पर जब ये पॉइंट मिलती है, तो मान लिया इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस लैम्बडा है। तो पाथ डिफरेंस इतना होता है, यहाँ पर हम के लगाते थे, तो ये जो पाथ डिफरेंस है कितना है, लैम्बडा। ऐसा हमने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक जो ये वेव्स चल रही हैं, इन दोनों के बीच का ये जो पाथ डिफरेंस है लैम्बडा। इतनी समझ में आ गई बात। अब ये जो पाथ डिफरेंस जब लैम्बडा होता है तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है इसमें। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली जब हम इंटरफेरेंस पढ़ते थे तो 0 पर, लैम्बडा पर, 2 लैम्बडा पर और n लैम्बडा पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता था और ब्राइटनेस मिलती थी। अब यहाँ पर देखते हैं जरा क्या है, ध्यान से देखेंगे, अब इस बात को क्लियर समझेंगे। मैंने मान लिया कि यहाँ से जो सोर्सेज हैं, ये जो सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, ऐसा मान लिया कि 100 सोर्सेज हैं। और नहीं है, बहुत सारे हैं, पर मान लेते हैं हम इसको 100 सोर्सेज हैं हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 100 सोर्सेज हैं। तो 100 सोर्सेज को ये जो पाथ डिफरेंस है लैम्बडा है, इस वाले यहाँ पर पाथ डिफरेंस देखूंगा तो उसको लगभग आधा होता है, तो ये λ/2 ले लिया हमने यहाँ पर पाथ डिफरेंस, ये लैम्बडा, ये λ/2। ओके, यहाँ से यहाँ तक की जो हमने बोला सोर्सेज हैं वो 100 हैं। 100 सोर्सेज को मैंने बांट दिया कि ये आधे सोर्सेज इससे ऊपर हो गए और आधे सोर्सेज इससे नीचे हो गए, तो 50 सोर्सेज हो गए ऊपर, 50 सोर्सेज हो गए नीचे।
अब 50 सोर्सेज में क्या होगा, तो ज़रा देखिए, पहला वाला सोर्स जो है और 51 वाला सोर्स है, 50 वाला सोर्स और 51 वाला सोर्स के बीच जो पाथ डिफरेंस है वो λ/2 का है कि नहीं है। देखिए पहले वाले ये वाली रेज और ये वाली रेज, यहाँ देखिए ध्यान से, इन ये λ/2 का पार्ट, यहाँ पर λ/2 है, तो इनका पाथ डिफरेंस जो आ रहा है वो λ/2 का आ रहा है। फिर दूसरे वाली और इसके बाद वाली, मतलब सॉरी, पहले नंबर वाली और 51 नंबर वाली में λ/2, फिर दूसरे नंबर वाली और 52 नंबर वाली में λ/2 का पार्ट डिफरेंस है, फिर तीसरे नंबर वाली और 53 नंबर वाली में λ/2 है। ऐसे ही 50 नंबर वाली और 100 नंबर वाली में λ/2 का पार्ट डिफरेंस है। ये 50 नंबर वाली यहाँ λ/2 है और यहाँ 100 नंबर वाली यहाँ λ है, तो λ माइनस λ/2 का पार्ट डिफरेंस कितना बनेगा यहाँ पर, तो λ/2 का पार्ट डिफरेंस बनेगा। तो इस प्रकार से जितनी भी रेज यहाँ से चल रही, जितनी भी वेव्स चल रही है इस सोर्स से और उस पॉइंट पर मिल रही है, बहुत सारी की सारी यहाँ इस पॉइंट पर मिल रही होंगी, बहुत सारी होंगी, तो उनके बीच में पार्ट डिफरेंस λ/2 का होगा हमेशा, चाहे यहाँ से चल रही हो और ये वाली वेव, चाहे यहाँ से चल रही हो दूसरी, पहली 51, दूसरी 52, तीसरी 53 और 50 और 100 के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा λ/2 का। तो λ/2 का जब भी पार्ट डिफरेंस होता है हम जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और वहाँ पर हमें डार्कनेस मिलती है। इसलिए इसमें यहाँ पर डार्कनेस मिलेगी जब ओवरऑल पार्ट डिफरेंस कितना था, λ का। तो पूरा ए और बी में से जो वेव रेज चल रही इनके बीच में पार्ट डिफरेंस तो λ है, लेकिन टोटल पार्ट डिफरेंस इसका यहाँ पर λ पार्ट डिफरेंस होने पर कैसी फ्रिंजेस मिल रही, क्योंकि कैसी फ्रिंजेस मिल रही, तो डार्क फ्रिंजेस मिल रही वहाँ पर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये पहली, इसको हम 2 स्लॉट में बांट दो λ को, λ/2 ऊपर और λ/2 के नीचे, तो यहाँ पर पहली और ये एक दूसरे को कैंसिल करती रहेंगे और वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। और दोबारा से समझिए, देखिए वहाँ पर और दोबारा से समझते हैं इसको। तो हमने कहा कि ये क्या है हमारे पास, ये ए है, ये बी है, यहाँ से रेज चल रही, यहाँ से रेज चल रही, यहाँ से रेज चल रही, सारी रेज चल रही है और वहाँ पहुँच रही ऊपर की तरफ को पी पॉइंट पर, और ये इसका ये हो गया, ये इसका पार्ट डिफरेंस है। मान लिया 2 λ का हमारे पास इसमें पाथ डिफरेंस है इनके बीच में। अब क्या करते हैं हम इनको 4 स्लॉट में बांट देते हैं कि यहाँ से भी रेज चलेंगी, यहाँ से भी रेज चलेंगी, ऐसे ऐसे, और इसको ये λ/2 हो गया, सॉरी ये λ हो गया आधा ना, 2 λ का आधा यहाँ पर λ, और ये हो गया λ, और इसके बीच में क्या आएगा λ/2, और ये आएगा 3 λ/2 ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास, इसका मतलब हमारे पास ये हो गया कि इसको हमने λ/2 के 4 स्लॉट में बांट दिया, λ/2 इतना, λ/2 फिर λ/2 फिर λ/2, तो λ/2 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 के 4 स्लॉट में इसको बांट दिया। तो 4 स्लॉट के अंदर कितनी वेव्स आई, टोटल कितनी वेव्स थी, 100 वेव्स थी। 100 वेव्स थी तो कितनी हुई, 25 सोर्स, सॉरी वेव्स नहीं, 25 सोर्स इसमें बांट दिए। तो पहले सोर्स से निकलने वाली वेव और 26 सोर्स से निकलने वाली वेव, पहले और 26 से निकलने वाली एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये वो दोनों λ/2 वाली, ये ऊपर वाला λ/2, ये नीचे वाला λ/2, इस स्लॉट से और इस स्लॉट से, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। दोबारा देखिए, यहाँ से जो रेज निकलेंगी ये पहले वाली, और ये जो निकलेगी 26 वाली, दूसरी और 27, तीसरी और 28, 25, तीसरी और 28, 25 और 50 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, यहाँ से निकलने वाली जो टोटल रेज है उनके बीच और यहाँ से निकलने वाली टोटल रेज जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो टोटल वहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से, फिर यहाँ से निकलेगी रेज, यहाँ से निकलेगी, यानी कि अब कहाँ पर, अब हमारे पास आएगी ये 26, अब आएगी हमारे पास 50 नंबर, 51 नंबर, 51, और ये आएगी हमारे पास 76 नंबर, 52 और 77, 53 और 78, और ऐसे ही हमारे पास आएगी ये हमारे पास 75 और 100, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यानी कि यहाँ से जितनी इस सोर्सेज से रेज निकल रही और नीचे वाली सोर्सेज से जितनी रेज निकल रही, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो टोटल एक दूसरे को जब ये पूरी तरह से कैंसिल कर देंगी तो कितना हो जाएगा इसमें, ये हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बन जाएगा तो फिर दोबारा से वहाँ पर हमारे पास डार्कनेस मिलेगी, यानी कि 0 पर 2 λ पर, सॉरी λ पर 2 λ पर, 0 पर तो नहीं, 0 पर तो सारा सेंट्रल ब्राइट आ रहा है, λ/2 पर भी सेंट्रल ब्राइट आएगा, स्टार्टिंग होगी λ से, तो λ पर क्या बनेगा,
लैम्बडा पर डार्कनेस, ये देखो लैम्बडा पर डार्कनेस, क्योंकि लैम्बडा पर हम लैम्बडा बाई टू के 2 स्लॉट बना देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कुल मिला के 0। 2 लैम्बडा पर क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू के 4 स्लॉट बनेंगे, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो फिर 0। ऐसे 3 लैम्बडा पर भी होगा, 6 स्लॉट बन जाएंगे ऐसे लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, 6 स्लॉट नहीं बन जाएंगे यहाँ पर, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, सब एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास कि जब पाथ डिफरेंस लैम्बडा यहाँ से यहाँ तक चलने वाली इन वेव के बीच लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा और n लैम्बडा का पाथ डिफरेंस होगा तो डार्क फ्रिंजेस बनेंगी, ब्राइट नहीं बनेंगी। उसमें डार्क था जब हम सिंपल इंटरफेरेंस पढ़ रहे थे। एक्चुअल में ये भी एक प्रकार का इंटरफेरेंस ही है, इन दोनों वेव के बीच वहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरफेरेंस ही तो हो रहा है, तभी तो वहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की कंडीशंस बन रही है, होना वो इंटरफेरेंस ही है। पर ये सिंगल स्लिट के द्वारा एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट के द्वारा होने वाला इंटरफेरेंस है, वहाँ डबल स्लिट के द्वारा होने वाला इंटरफेरेंस होता था, वहाँ का मतलब बोल रहा हूँ मैं इंटरफेरेंस में, प्योर इंटरफेरेंस में। ये डिफ्रैक्शन है, तो डिफ्रैक्शन में एक स्लिट के अलग अलग सोर्सेज हैं, उन सोर्सेज से निकलने वाली रेज के बीच या वेव के बीच इंटरफेरेंस हो रहा है। तो इंटरफेरेंस के लिए, डार्कनेस के लिए ये हो गया। अब चलिए आगे, ब्राइटनेस की कुछ कंडीशन बनाते हैं। तो ब्राइटनेस के लिए यहाँ से रब करके साफ करके लिखता हूँ मैं जरा, बस यही कंडीशन अगर जो आप समझ रहे हैं तो बात आपकी क्लियर हो रही है। इसका मतलब यहाँ से वेव चल रही है, यहाँ से वेव चल रही है, चल रही है और भी चल रही है। तो 3 लैम्बडा बाई टू, 3 लैम्बडा बाई टू में आप क्या करेंगे, लैम्बडा बाई टू के 3 स्लॉट बनाएंगे, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू के, यानी कि 100 अगर जो सोर्सेज है तो 33 सोर्सेज हम इसमें बांट देते हैं। ऊपर 33, हम 33 ऊपर, फिर 33, फिर 33, 34 ले लो। तो 33 और 34 में हमने इसको बांट दिया। ये 33 और ये 33 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पार्ट डिफरेंस इनका लैम्बडा बाई टू होगा। अपने आप समझिए, ये 33, ये पहले वाली और 34 नंबर वाली एक दूसरे को कैंसिल कर देगी ना, यहाँ से पहली और यहाँ से 34 नंबर वाली, 33 ये होंगे तो 33 ये होंगे। तो ये 33 हो गए ऊपर वाले, ये फिर 33 हो गए, ये फिर 34 हो गए। तो ये जो ऊपर वाले 33 हैं, ये इससे ऊपर वाले ये 33, ये पहला और 34 नंबर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, दूसरा और ऐसी 35 नंबर एक दूसरे को कैसे कैंसिल कर लेगा, ऐसी तीसरा और 33वां और 66वां एक दूसरे को, 33 और 66 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इससे ऊपर के जो सोर्सेज होंगे, इससे ऊपर के जो, इससे नीचे के जो सोर्सेज होंगे, तो ये सोर्सेज और ये सोर्सेज से निकलने वाली वेव एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। लेकिन अब ध्यान दीजिए, ये नीचे वाली तो बच गई, इसे कौन कैंसिल करेगा, इसे तो कोई नहीं कैंसिल करेगा। तो इन सब से मिल करके वहाँ पर क्या बनेगा, वहाँ पर ब्राइटनेस बनेगी। तो फिर ब्राइट फ्रिंजेस बन जाएंगी, और ब्राइट फ्रिंजेस भी इन 34 के कारण, सोर्सेज के कारण बन रही। 36 सोर्सेज ने तो एक दूसरे को कैंसिल कर दिया था, तो 34 बची, तो इसका मतलब ब्राइटनेस घट गई आराम से। जितना सेंट्रल ब्राइट था, सेंट्रल ब्राइट किसके कारण बन रहा था, यहाँ पूरे के पूरे 100 सोर्सेज के कारण बन रहा था। अब ये जो फर्स्ट ब्राइट बनेगा सेंट्रल ब्राइट के बाद, इसकी ब्राइटनेस कम होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 34 ही तो गई यहाँ पर, बाकी 33 तो आपस में कैंसिल आउट हो गई, केवल 34 के कारण ब्राइटनेस बनी वहाँ पर हमारे पास। अब अगर जो मैं यहाँ पर क्या कर लूँ, 5 लैम्बडा बाई टू ले लूँ, तो 5 लैम्बडा बाई टू पर क्या होगा आपका, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू, लैम्बडा बाई टू और लैम्बडा बाई टू। तो सोर्सेज ये जो 100 हैं, इन सोर्सेज को हम 20 के टुकड़ों में बांट देते हैं। तो ये जो 20 सोर्सेज हैं, ये 20 सोर्सेज इसको कैंसिल कर देंगे, 20 को कैंसिल कर देंगे बाद वाले, ये 20 बच जाएंगे। इनसे ब्राइटनेस बनेगी, और 20 से ब्राइटनेस बनेगी। पहले 100 से बन रही थी, फिर 34 से बनी, अब 20 से बनेगी, तो ब्राइटनेस और कम हो जाएगी। ऐसी जो इसकी हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस बनेगी, उनकी जो इंटेंसिटी है वो लगातार आगे जाने पर घटती जाती है। ठीक है, जब हमने इंटरफेरेंस पढ़ा था, तो इंटरफेरेंस, प्योर इंटरफेरेंस में सबकी डार्कनेस, सबकी इंटेंसिटी, जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं उन सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। और यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं उनकी इंटेंसिटी चेंज होती आती है। तो ये हमारे पास कंडीशंस थी। आपको समझ में आया कि नहीं आया बात? तो चलिए इनकी कंडीशन बनानी है हमको। तो ये हमारे पास डार्क की कंडीशन बन रही है, लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, ये फॉर फर्स्ट डार्क। आराम से, फॉर फर्स्ट डार्क पाथ डिफरेंस लैम्बडा फर्स्ट डार्क के लिए, और पाथ डिफरेंस यहां पर हमारे पास a sin थीटा है। तो फर्स्ट डार्क के लिए पाथ डिफरेंस कितना लेना है हमने, पाथ डिफरेंस हमने लेना है लैम्बडा, और पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी है, ये देखो a sin थीटा। तो इस हमने क्या रखा, a sin थीटा
इज इक्वल टू लैम्बडा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए। इफ साइन इज वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो क्या हो जाएगा? तो हम यहाँ पर थीटा को छोड़ देंगे। तो जब हमने यहाँ साइन को छोड़ देंगे, ये पहले पढ़ चुके हम, ऐसा क्यों होता है, बार बार पढ़ चुके, आप नहीं बोल रहे हम यहाँ पर क्यों होता है ऐसा। तो साइन को छोड़ दिया, थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बाई ए हो गया हमारे पास। इस थीटा को कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये जो थीटा है इसको कहते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसकी। तो ये आई थीटा इज इक्वल टू, थीटा को क्या कहते हैं हम? एंगुलर, इस थीटा को एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहलाते हैं। तो यही कंडीशन हमें बतानी है। तो अगर जो ये तो कौन से वाली है हमारे पास? फर्स्ट डार्क हो गया ना, फर्स्ट डार्क। और nth डार्क के लिए, फॉर nth डार्क, तो देखिए nth डार्क के लिए क्या कंडीशन बनाएंगे आप? थीटा की जगह क्या लिख देंगे आप? थीटा एन, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एन लैम्बडा बाई ए। ये इसकी कंडीशन बन जाएगी। भाई यही कंडीशन को आपको फॉलो करना है। देखो एक तो इसको जरूर पढ़ना है आपने, इस वाले को, कि डार्क के लिए ये क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास फर्स्ट डार्क के लिए। तो ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा बनती है, या एन लैम्बडा बनती है एन वाले के लिए। बहुत जरूरी है, बहुत अच्छी तरह से इसको पढ़िए आप, ठीक है? ये इसको पढ़िए आप बहुत जरूरी से। यही कंडीशन है इसकी। अगर जो बीच का जो पोर्शन है कुछ समझ में नहीं भी आएगा तो चलेगा, लेकिन ये कंडीशन याद करके जाओ ना आप लोग, इनको पढ़ के जाओ आप। अब चलते हैं हम ब्राइट के लिए, फॉर फर्स्ट ब्राइट, फर्स्ट डार्क नहीं, अब मैं यहाँ पर लेता हूँ फर्स्ट ब्राइट। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट डार्क नहीं, फर्स्ट ब्राइट लेता हूँ। तो फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के बाद जो फर्स्ट, सेंट्रल ब्राइट के बाद डार्क बनेगा, डार्क के बाद फर्स्ट ब्राइट बनेगी। फॉर फर्स्ट ब्राइट कहाँ बनती है फर्स्ट ब्राइट? अब बार बार देखो, ये मेरे को बोलना नहीं पढ़ना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? आपकी ये समझ में आना चाहिए क्या होता है। तो फॉर फर्स्ट बार क्या होना, फर्स्ट ब्राइट क्या होना चाहिए? पार्ट डिफरेंस कितना होता है? 3 लैम्बडा बाई 2। तो पार्ट डिफरेंस ये रहा हमारे पास ए साइन थीटा, इसलिए ए साइन थीटा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाई 2। तो अब यहाँ पर आए हम, यहाँ पर इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा छोड़ देते हैं हम, थीटा छोड़ देते हैं इसमें। तो थीटा छोड़ देंगे आप, तो क्या आएगा हमारे पास? साइन छोड़ देते हैं, थीटा नहीं, स्मॉल है तो साइन छोड़ देते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? ए नीचे आ जाएगा, 3 लैम्बडा बाई 2a, 3 लैम्बडा बाई 2a बन जाएगा। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ है यहाँ पर थीटा, और इस फॉर nth डार्क, nth ब्राइट के लिए क्या आएगा हमारे पास? फॉर nth ब्राइट थीटा एन इज इक्वल टू, तो nth ब्राइट के लिए हमारे पास थीटा एन बनेगा 2n + 1 और लैम्बडा अपॉन 2a। आप इसमें एक रख दो, जरा रखो, एक रखोगे 3 लैम्बडा बाई 2a बन जाएगा ना। ये 2 रखो, 2 2 4 और 1 5 लैम्बडा बाई 2a। तो इसका मतलब कहाँ पर ये बनेगा? 3 लैम्बडा बाई 2a और 5 लैम्बडा बाई 2a और 7 लैम्बडा बाई 2a। इन कंडीशंस पर क्या बनेगा हमारे पास? ये बनेगा हमारे पास, इन कंडीशन पर हमारे पास ब्राइटनेस बनेगी। इन पर अगर सेंट्रल ब्राइट से मैं ये जो सेंट्रल ब्राइट बनेगा, सेंट्रल ब्राइट से मैं फर्स्ट डार्क की बात करूं, तो फर्स्ट डार्क हमारे पास बनता है, फर्स्ट डार्क की डिस्टेंस yn जिसे कहते हैं, कितने ऊपर बनेगा फर्स्ट डार्क? तो yn इज इक्वल टू हमारे पास आएगा, इसमें क्या होता था फॉर्मूला? n d अपॉन n। yn के लिए क्या कंडीशन बनती थी हमारे पास? n d लैम्बडा अपॉन स्मॉल d बनती थी, स्मॉल d नहीं लेंगे अब वो n d लैम्बडा अपॉन a, यहाँ अपर्चर है ना इसकी जगह a, तो ये बन जाएगा। ऐसी ब्राइट के लिए क्या बन जाएगा? yn 2n + 1 d लैम्बडा अपॉन 2a, ये बन जाएगा हमारे पास। तो इनको रखते रहेंगे, इनकी कंडीशन बनती रहेगी हमारे पास सेंट्रल ब्राइट के लिए। तो ये हमारे पास इसकी कंडीशंस आई, जिनको कि आपने याद रखना है। एक बार मैं काम करता हूँ, इन सब कंडीशन को एक साथ एक ही जगह पर लिख लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो इनको सबको मैं फॉर्मूले को एक जगह लिख देता हूँ और उसके बाद इंटेंसिटी का जरा ग्राफ बना देता हूँ उसमें। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में जो डिफरेंस होता है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उस डिफरेंस को हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, उसमें कर लेंगे। चलिए मैं कर रहा हूँ फॉर डार्क। आराम से सभी लोगों को याद करना है कंडीशंस, यही मेन है। डेफिनेशन पढ़ो, सेटअप को बनाने की प्रैक्टिस करो और कंडीशन याद करो। फॉर डार्क
डार्क के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी, ए साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्बडा। और इससे जब हमने एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाली इसकी, जिसे थीटा कहते हैं, थीटा एन लिख लो। तो पहले वाले के लिए तो चलो सीधा एन वाले के लिए लिख रहे हैं, थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन ए। ये याद रखनी है इसकी एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर एनथ डार्क। फॉर एनथ डार्क के लिए वाई एन का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल डी लैम्बडा अपॉन ए और एन भी लगा देते हैं ना एन के लिए, तो एन डी लैम्बडा अपॉन ए। ये दो कंडीशन इसमें याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे आप। अब चलते हैं फॉर ब्राइट। फॉर ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट नहीं, ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, उनके बारे में। सेंट्रल ब्राइट की तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा होगी, तो इसके लिए क्या बनेगी हमारे पास कंडीशन, थीटा एन इज इक्वल टू ऐसे जैसे ये बनाया हमने 2n + 1 लैम्बडा अपॉन 2a, ये बनेगा। इसमें आप एक रखेंगे, इसमें अगर जो आप एक रखेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा, 4 लैम्बडा बाई ए, लैम्बडा बाई ए, लैम्बडा बाई ए। आराम से लिख देता हूँ मैं इसको दोबारा से सही करके, छूटता है, गलतियाँ होती हैं बार बार। तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, लैम्बडा बाई ए, 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए और अपसॉन। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ इसके लिए बनेगी। अगर जो इसमें मैं वैल्यू रखूँगा 1 रखेंगे तो 3 लैम्बडा बाई 2a, फिर 5 लैम्बडा बाई 2a, फिर 7 लैम्बडा बाई 2a, और ऐसे करके ये चलता रहेगा हमारे पास। इसके लिए जो वाई एन निकालेंगे हम, वाई एन की क्या डिस्टेंस आएगी, तो वाई एन आएगा इसके लिए हमारे पास वाई एन इज इक्वल टू 2n + 1 और डी लैम्बडा अपॉन 2a, सेंट्रल ब्राइट से इसकी डिस्टेंस फर्स्ट ब्राइट की। अब आते हैं सेंट्रल ब्राइट, फॉर सेंट्रल ब्राइट। तो सेंट्रल ब्राइट हमारे पास कहाँ बनेगा, जरा देखिए। सेंट्रल ब्राइट इधर को थीटा एंगल ऊपर को, थीटा एंगल नीचे को, ऐसे वेव जा रही थी ना ये, इधर को थीटा एंगल ऊपर को और थीटा एंगल है नीचे को, ये पूरा सेंट्रल ब्राइट बनेगा। तो सेंट्रल ब्राइट के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ सेंट्रल ब्राइट के लिए होगा 2 थीटा, होगा ना। सेंट्रल ब्राइट के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ, थीटा ऊपर थीटा नीचे को, तो 2 थीटा एंगल पर बनेगा। थीटा हमारे पास यहाँ से पता चल रहा, थीटा हमारे पास है लैम्बडा अपॉन ए, तो थीटा की जगह लैम्बडा अपॉन ए, तो 2 लैम्बडा अपॉन ए। आपको ये कंडीशन याद रखनी है, बस इन कंडीशन को याद रखिए और काम बन जाएगा हमारा। फॉर फर्स्ट डार्क के लिए कंडीशन, फॉर डार्क के लिए कंडीशन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्बडा बाई ए, ब्राइट के लिए कंडीशन 2n + 1 लैम्बडा बाई 2a, और ये हमारे पास सेंट्रल ब्राइट के लिए कंडीशन एंगुलर फ्रिंज विड्थ 2 लैम्बडा बाई ए। इनको याद रखेंगे आप, काम बन जाएगा, काम चल जाएगा हमारे पास। अब थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी ग्राफ भी बना देते हैं हम इसका। इंटेंसिटी कर्व कैसे बनना है इसका, तो इंटेंसिटी कर्व देख लेते हैं इसका। दोबारा जो हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ बनी थी, एंगुलर फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या थी, लैम्बडा बाई ए, 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए, ऐसे करके चलनी है। और ब्राइट के लिए क्या थी, ब्राइट के लिए थी हमारे पास कितनी बोलिए, तो ब्राइट के लिए थी हमारे पास 3 लैम्बडा बाई ए, 5 लैम्बडा बाई ए, 7 लैम्बडा बाई ए। और सेंट्रल ब्राइट के लिए क्या थी, सेंट्रल ब्राइट के लिए सीधा 2 लैम्बडा बाई ए, लैम्बडा बाई ए ऊपर, लैम्बडा बाई ए नीचे, तो 2 लैम्बडा बाई ए पूरी सेंट्रल ब्राइट की थी, लैम्बडा बाई ए, तो 2 लैम्बडा बाई ए इसके सेंट्रल ब्राइट के लिए लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम एक ग्राफ बना रहे हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ और इंटेंसिटी के बीच में। तो ये हमारे पास, यहाँ पर मैंने लिखा लैम्बडा बाई ए, यहाँ पर मैंने लिखा लैम्बडा बाई ए, आराम से लैम्बडा बाई ए लिखा, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 2 लैम्बडा बाई ए, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 3 लैम्बडा बाई ए, फिर यहाँ पर लिखा मैंने 5 लैम्बडा बाई ए, और ऐसे ही इधर लिख दिया लैम्बडा बाई ए, यहाँ पर लिखा मैंने 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए और 5 लैम्बडा बाई ए, ऐसे लिख दिया। यहाँ पर क्या आएगा इन दोनों के बीच में, 3 लैम्बडा बाई 2a, 5 लैम्बडा बाई 2a, 7 लैम्बडा बाई 2a,
ऐसे इधर भी ऐसे ही होगा, यहाँ पर 3 लैम्बडा बाई 2a, यहाँ पर 5 लैम्बडा बाई 2a, यहाँ पर 7 लैम्बडा बाई 2a। अब ध्यान दो सेंट्रल ब्राइट कहाँ बनेगा, सेंट्रल ब्राइट बनेगा लैम्बडा बाई 2 इधर, देखो ये सेंट्रल ब्राइट बनेगा। और सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी इसमें सबसे ज़्यादा होगी, इसको आई नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसकी इंटेंसिटी को हमारे पास। बोलो होगी कि नहीं होगी, सेंट्रल ब्राइट सबसे ज़्यादा चमकेगा कि नहीं चमकेगा। मैं कई बार बात कर चुका हूँ, सेंट्रल ब्राइट सबसे ज़्यादा चमकेगा। तो इसकी इस सेंट्रल ब्राइट के लिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो रही है, लैम्बडा बाई ए इधर, लैम्बडा बाई इधर, तो 2 लैम्बडा बाई ए। सेंट्रल ब्राइट के लिए 2 लैम्बडा बाई ए एंगुलर फ्रिंज विड्थ होती है। अब यहाँ से क्या होगा, देखो दोबारा से हमारे पास ब्राइट फ्रिंज बनेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी, घट जाएगी इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी इसकी कम हो गई। अब ये दूसरी जो ब्राइट बन रही है वो कहाँ बन रही है, 3 लैम्बडा बाई ए पर। देखो जरा 3 लैम्बडा बाई ए पर ये फर्स्ट ब्राइट बन रहा है हमारे पास। ये तो सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट के बाद पहला ब्राइट, तो इसे फर्स्ट ब्राइट कहेंगे। और ये डार्क बन रहा है इन पर, लैम्बडा बाई ए 2 लैम्बडा बाई ए, लैम्बडा बाई ए 2 लैम्बडा बाई ए, 3 लैम्बडा बाई ए। और फिर अगली यहाँ पर ये बनेगी हमारे पास, इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी थोड़ी, इसकी इंटेंसिटी और कम हो गई है, यहाँ बन रही 5 लैम्बडा बाई 2a, 5 लैम्बडा बाई 2a, यहाँ पर एक गलत कर रहा हूँ मैं, 2 भी लगाना है, 2a, तो 5 लैम्बडा बाई 2a, तो 5 लैम्बडा बाई 2a, 5 लैम्बडा बाई 2a पर क्या बन गई, यहाँ पर दोबारा से ये ब्राइट फ्रिंजेस बन गई हमारे पास। और 3 लैम्बडा बाई a पर क्या बनी, 3 लैम्बडा बाई a पर क्या बनी है, ये डार्क बने। ऐसे यहाँ पर फिर और कम इंटेंसिटी की आ जाएगी, और ये 7 लैम्बडा बाई 2a, तो 7 लैम्बडा बाई 2a पर क्या बनाया हमारे पास, फिर दोबारा से ब्राइटनेस बन गई। इनकी इंटेंसिटी लगातार घट जाएगी। ऐसे ही यहाँ पर भी होगा हमारे पास कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इसकी इंटेंसिटी थोड़ा कम होगी, इसकी इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। तो इधर की तरफ को चलना, ये ऐसे करके इनकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी लगातार। तो डिफरेंसेस समझ रहे हैं दोनों में। जो हमारा इंटरफेरेंस था उसमें, इंटरफेरेंस में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, 2-2 स्लिट का यूज़ होता है। यहाँ पर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है। इंटरफेरेंस में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस बनती थी, सबकी ब्राइटनेस ज़बरदस्त होती थी, सबकी ब्राइटनेस इक्वल होती थी। यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और बाद में जो ब्राइटनेस होगी सबकी घटती जाएगी। और ब्राइटनेस कितनी हो जाएगी, यहाँ पर देखिए इसकी ब्राइटनेस कितनी होगी, इसकी ब्राइटनेस होगी I0/9, 3 का स्क्वायर, I0/25, 5 का स्क्वायर, I0/49। ऐसे करके इनकी इंटेंसिटी घटती जाएगी लगातार इनकी आगे की तरफ को चलने पर। तो ये हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के प्रत्येक पॉइंट को हमने समझाने की कोशिश की, इसको पढ़िए। थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।